So hello and welcome to yet another PYQ practice session for December 2025. Today we are practicing the section of language and pedagogy जिससे अब काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट कंपाइल्ड क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस को देखने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग कि इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इफ इट ऑल यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड आप लैंग्वेज एंड पेडागोजी को बहुत ही डिटेल में अपने बेसिक्स क्लियर करते हुए इस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हो तो मेरे इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करिए। नाउ लेट्स गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू कमेंट मी डाउन कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। जून 2025 में आपको एक रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा वेयर यू हैव टू मैच दीज टर्म्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं। पिजन एंड क्रियोल आर द टू मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट आस्क्ड टर्म्स फ्रॉम योर लैंग्वेज एंड पेडागोजी। तो मेक श्योर आपने इनको प्रिपेयर किया हो। जब भी टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जिनकी नेटिव भाषा एक दूसरे से कॉमन नहीं है, इन दोनों की भाषा अलग अलग है, तो दीज टू ग्रुप्स डेवलप अ थर्ड लैंग्वेज जिसे हम पिजन बोलते हैं। पिजन एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज की तरह काम करती है विच इज डेवलप्ड फ्रॉम टू और मोर लैंग्वेजेस। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। पिजन जब अच्छे से इवॉल्व हो जाती है, एक जगह की भाषा को उसको लोग बोलने लगते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाती है क्रियोल में विच इज अ फुल्ली स्टेबल लैंग्वेज जिसकी अपनी वोकैबुलरी एंड ग्रामर होती है। Now both Pidgin and Creole are the two languages that are developed in the colonial setup। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए एंड उन्होंने ट्रेड रिलेशंस बनाने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स दे वांटेड टू कम्युनिकेट विद अस। उस चीज ने जन्म दिया है आपके पिजन एंड क्रियोल को विच आर द न्यूली फॉर्म्ड लैंग्वेजेस। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, वो क्रियोल के लिए फिट बैठेगा क्योंकि ये एक टर्म है रिलेटिंग टू पीपल एंड लैंग्वेजेस जो हम लोग कलोनियल सेटअप्स लाइक अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन ओशन एंड ओशिनिया में ये डेवलप हुई। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि वेयर द कॉलोनाइजर्स आर कमिंग टू मेक द कॉलोनीज एंड उसमें जितने भी लेबर्स एंड ट्रेड रिलेशन होंगे तो दे विल डेवलप अ थर्ड लैंग्वेज जो हमारी पिजन एंड क्रियोल बन जाएगी। देन वी हैव इडियोलेक्ट। नाउ इडियोलेक्ट होता है आपका पर्सनल डायलेक्ट। जिस तरीके से डिफरेंट रीजन्स की भाषा होती है, रीजन्स का अपना अपना डायलेक्ट होता है, इडियोलेक्ट आपका अपना पर्सनल डायलेक्ट होता है। जैसे आपके हाथ का जो फिंगरप्रिंट होता है इज यूनिक टू यू, तो द लैंग्वेज स्पेशल टू अ सिंगल इंडिविजुअल समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज पर्सनल डायलेक्ट इज कॉल्ड एन इडियोलेक्ट। एंड लास्टली आता है रजिस्टर, जो कि अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज आप यूज करते हो एज पर द कॉन्टेक्स्ट, सोशल यूज, साइंटिफिक, फॉर्मल, रिलीजियस। एक डॉक्टर के जो बात करने के रजिस्टर्स होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अ लॉयर। लॉयर अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करता है, उसे हम लोग रजिस्टर्स बोलते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है विच इज वेरी इजी फ्रॉम द सेक्शन ऑफ योर लिंग्विस्टिक्स। The study of how humans acquire a language and how we use language to speak and understand is called, your correct answer is psycholinguistics। ये एक ऐसी ब्रांच होती है linguistics की which tries to understand neurobiologically कि कैसे कोई भी एक इंसान एक भाषा को, एक ह्यूमन किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अक्वायर कर रहा है, किस तरीके से वो अपने दिमाग के अंदर उसको डेसिफर करता है एंड देन फाइनली उसको बोलने लगता है। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स। थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपकी सिंटैक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स आ जाती हैं वे यू ट्राई टू एक एक पार्ट से आप पूरी उसकी थ्योरी बनाने की कोशिश करते हो। सोशल लिंग्विस्टिक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी की, किस तरीके से लैंग्वेज काम करती है इन योर सोसाइटी। एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज द यूज ऑफ द थ्योरीज ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन रियल लाइफ वर्ल्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, ऑफ लर्निंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोग लिंग्विस्टिक्स की कौन सी थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करके। सो दिस पर्टिकुलर आंसर इज साइकोलिंग्विस्टिक्स। अगस्त 2024 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है जहां पर यू हैव टू मैच दीज पर्टिकुलर वर्ड्स विद देयर रिस्पेक्टिव करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर ए है पोर्टमैंटियो वर्ड। नाउ ये आपके एग्जाम में अब कई बार पूछा जा चुका है। जब आप दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड बना देते हो तो उसे आप पोर्टमैंटियो कहते हैं। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा चलता है दैट आई एम गोइंग फॉर अ ब्रंच विथ माई फ्रेंड्स, मतलब कि लंच प्लस ब्रेकफास्ट बन गया ब्रंच।
तो एनी वर्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स इज नोन एज अ पोर्टमैंटियो वर्ड। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, ये फिलोलॉजी लिखा होना चाहिए था। दिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस ओवर टाइम। इतनी सारी भाषाएं हैं हमारी इस दुनिया में, कोई भी एक भाषा का अगर आप पूरा एवोल्यूशन देखने की कोशिश करते हो कि कहाँ से आई, कैसे इन्फ्लेक्शन इसमें हुए, अब ये किस तरीके से साउंड करती है और व्हाट आर द चेंजेस, उसे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव फेटिक लैंग्वेज, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, where this is used for establishing an atmosphere and the communication of feelings rather than of ideas. Suppose करो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी, 8 घंटे का ये सफर है एंड देयर इज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, एन अंकल और आंटी, एनीवन, ठीक है। तो उनसे आप जब स्मॉल टॉक करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई मौसम बड़ा खराब हो रहा है और बड़ी गर्मी लग रही है, एसी तक नहीं लगी हुई है एंड क्या व्यवस्था दी गई है, सो दीज आर द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यू डू। स्मॉल टॉक करना इसको कहते हैं, एक समा बांधने के लिए, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। इससे आइडियाज का कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव फैंटम वर्ड। नाउ ये एक ऐसा वर्ड है जो गलती से जन्म ले लेता है, मतलब कि a word that exists through the error of a scribe, printer और lexicographer। अरे वाह, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक मेरा राइटिंग एरर है, मतलब कि ये टाइपिंग एरर है, दिस शुड बी फिलोलॉजी। तो एक तरीके से ये भी आपका फैंटम वर्ड बन गया। जब बहुत सारे राइटिंग एंड प्रिंटिंग होती है तो उसमें कभी ना कभी कोई ऐसा वर्ड होता है जो गलती से आपको देखने को मिल जाता है, वो गलती से मिस्टेक से बन गया होता है प्रिंटिंग एरर की वजह से, या कोई वर्ड मिस हो गया है इस केस में उसकी वजह से। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग फैंटम वर्ड बोलते हैं। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, जहां पर सिर्फ आपको स्टेजेस बतानी है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चा जब जन्म लेता है एक परिवार में तो कैसे वो अपनी पहली भाषा को ग्रहण करता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं बस वो आपको बताने हैं। नंबर 1 पे आता है कूइंग, जहां पर बच्चा ऊ और आ जैसी आवाजें निकालता है। देन वी हैव बैबलिंग, जहां पे बा, डा, माँ ऐसी वो आवाज़ें निकालने लगता है। उसके बाद आता है आपकी 1 वर्ड स्टेज, यहाँ पर वो पूरे 1 वर्ड बोलने लगेगा, भले वो बोलेगा मम्मा, चाहे वो बोलेगा पापा, चाहे वो दुद्दू बोलेगा। तो ऐसे एक एक वर्ड बोल के वो कम्युनिकेट करता है। इसके बाद कॉमन सेंसिकल है, 1 वर्ड के बाद आपके 2 वर्ड स्टेजेस आएंगी, जहां पर वो दुद्दू दे दो, मतलब कि 2 वर्ड बोलने लगेगा, ठीक है। मम्मम चाहिए तो 2 वर्ड स्टेज आपकी आ जाएगी। एंड लास्ट में आती है आपकी टेलीग्राफिक स्टेज, जहां पर कई सारे वर्ड्स वो एक साथ बोलता है, कभी कभी फ्रेजेस या सेंटेंसेस भी बनाने लगता है, जो उसकी कम्युनिकेशन स्टेज एक प्राइम पर पहुंच जाती है। सो करेक्ट आंसर है DECAB, एंड इसको आपको इसी ऑर्डर में लर्न करना पड़ेगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जून 2025 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लिंग्विस्टिक्स हम सभी को पता है कि एक ऐसी डिसिप्लिन है विच टॉक्स और स्टडीज अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, देयर सिमिलैरिटीज, देयर डिफरेंसेस एंड इट्स पैटर्न। तो आपको सिंपल इसमें से अपना आंसर निकालना है। लिंग्विस्टिक्स describes and trace the history of all observable languages। तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स काम ही है डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना, उनके पैटर्न्स को समझना। दूसरा, to determine the forces that are permanently and universally at work in all languages। तो all languages में किस तरीके से आपके पैटर्न्स काम कर रहे हैं, रूल काम कर रहे हैं, उसको आप कैसे यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो अक्रॉस लैंग्वेजेस, उसकी पढ़ाई करता है। बिल्कुल सही। टू स्टडी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन स्पीच ओनली। अब देखो, ये अपने आप में ही थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा कि भाई आप लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो, भाषाओं के बारे में बात कर रहे हो, व्हाई आर यू पुटिंग कि सिर्फ सिविलाइज्ड लैंग्वेज के ही बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, एंड व्हाट डू वी मीन बाय सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड। तो ये एक थोड़ा सा आपको बायस्ड स्टेटमेंट दिखाई देगा, एंड इसको आपको अपने आप ही हटा देना है। टू कंसिडर ओनली करेक्ट स्पीच एंड फ्लावरी लैंग्वेज। अपने आप ही आपको दिख रहा होगा कि नहीं यार, ये कॉमन सेंसिकल नहीं है कि क्या हम लोग लिंग्विस्टिक्स को, जो इतनी बड़ी डिसिप्लिन है, उसमें सिर्फ करेक्ट स्पीच की जगह है, फ्लावरी लैंग्वेज की सिर्फ जगह है, ऐसा तो नहीं है।
to delimit and define itself. Now linguistics एक इतनी बड़ी discipline है, it encapsulates so many languages in itself, so it is very important to set its boundaries and set the subfields. तो इसके अंदर linguistics के अंदर we have phonetics, phonology, morphology and many more branches जो इन्होंने define कर रखी हैं, जिससे आपको आपका correct answer मिल जाता है, which is A, B and A. I hope this is correct. January 2025 में you have been asked the grammar translation method in English language teaching stresses on. You must be aware कि ये जो GTM method है is one of the oldest, one of the traditional methods of teaching a new language. नाउ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता क्या है कि आप किसी भी नई भाषा को सिखाते हो आपकी नेटिव या मदर टंग की भाषा का इंटरफेरेंस के बेस पे, आपकी जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी होती है उसको ट्रांसलेट कर करके आप एक नई भाषा को सिखाने की कोशिश करते हो. नाउ GTM मेथड रीडिंग और राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है एंड दैट इज़ वाई GTM मेथड का इस्तेमाल करके आपकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी हो जाती है. लेकिन अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि डायरेक्ट मेथड किस चीज़ पर स्ट्रेस करता है तो वो फ्लुएंसी के ऊपर स्ट्रेस करता है, क्योंकि वो आपकी स्पीकिंग के ऊपर एंड लिसनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चा उसको यूज़ करके बड़ा ही इंग्लिश या सेकेंड लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी उसकी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग आपने उस पर फोकस नहीं किया. जनवरी 2025 में आपसे एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है एंड रिपीटेड क्वेश्चन दूसरी बार भी नहीं, ये आपका तीसरी चौथी बार पूछा जा रहा है. सेम सेंटेंस उठाकर सेम क्वेश्चन उठाकर आपसे दे दिया गया है. तो सबसे पहले तो दिस क्वेश्चन इज़ अ प्रूफ इनफ फॉर यू कि आपको अपने सारे ओल्ड PYQs लगाने चाहिए. 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया एंड अब 2025 में पूछा गया है, आगे भी रिपीट हो सकता है. फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन ऑपोजिशन टू. आपका करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरल अप्रोच. फंक्शनल कम्युनिकेटिव टीचिंग एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच में फ़र्क भी आप लोग समझ लीजिए. स्ट्रक्चर नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ फॉलोड पैटर्न्स, कुछ फॉलोड रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करता है. आप जब किसी भी नई भाषा को सीख रहे हो तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन आए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट आना चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रूल्स वोकैबुलरी मतलब सब कुछ बहुत ही एक्यूरेट आनी चाहिए. वेयर एज योर कम्युनिकेटिव टीचिंग या फिर फंक्शनल कम्युनिकेटिव टीचिंग ज़्यादातर आपकी फ्लुएंसी एंड रियल लाइफ सिचुएशंस में आप किस तरीके से जो लैंग्वेज आपने सीखी है उसको कैसे यूज़ कर रहे हो फॉर योर कम्युनिकेशन, उस पर फोकस करता है. तो फंक्शनल कम्युनिकेटिव टीचिंग जहाँ पर आपके ऊपर रूल्स पैटर्न्स इन स्ट्रक्चर को इम्पोज नहीं कर रहा है, इस कॉमन सेंसिकल कि वो बिल्कुल डायरेक्टली ऑपोजिशन में होगा उस पैटर्न के जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रूल्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न्स को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है. एंड रियल लाइफ सिनेरियो में आपको वो भाषा आती है कि नहीं, आप रियल लाइफ कम्युनिकेशन में इंग्लिश बोल पा रहे हो नहीं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. सो कम्युनिकेटिव टीचिंग स्ट्रक्चरल अप्रोच के ऑपोजिशन में है. दिसंबर 2013 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका सीधा सीधा क्वेश्चन है लैंग्वेज ट्रांसफ़र से आपका क्या तात्पर्य है. नाउ ट्रांसफ़र एक ऐसा शब्द है जो सभी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा अपनी लाइफ में. हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव में या फिर एक मोबाइल से दूसरी मोबाइल में. सो वी प्रोबेबली नो कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है. लिंग्विस्टिक्स के केस में जब आपकी एक लैंग्वेज के रूल्स, ग्रामर, सिंटैक्स आप ट्रांसफ़र करते हो दूसरी भाषा में या जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है उसे हम लोग लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं. The carry over of rules of your mother tongue, syntax, phonology, semantic system to the second language in question. मतलब इसको आप एक तरीके से लैंग्वेज इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं कि सपोज नेटिव लैंग्वेज या मेरी मदर टंग हिंदी है एंड मेरी दूसरी लैंग्वेज विच आई एम ट्राइंग टू लर्न इज इंग्लिश, तो मैं हिंदी के ग्रामर रूल्स एंड एवरीथिंग मैं कॉपी कर दूंगी या ट्रांसफ़र करूंगी अपनी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस. लैंग्वेज ट्रांसफ़र आपको नई भाषा सीखने में बाधा
का काम कर सकती है, इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल, क्योंकि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज के रूल्स दूसरी लैंग्वेज में बिल्कुल कैरी ओवर या ट्रांसफ़र करने ही नहीं होते हैं. इट इज़ अ कंप्लीट फ्रेश लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न ऑल टुगेदर. सो लैंग्वेज ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है. मार्च 2023 में आपसे एक इतना ज़्यादा कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आप तुरंत निकाल ले जाओगे. Cooperative learning activities are those in which students must work together in order to complete a task or solve a problem. बिल्कुल सही बात है कि cooperative हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि it is a collaborative efforts towards a common goal, and यहाँ पर बच्चे एक साथ एक्टिविटीज़ भी करेंगे एंड एक टास्क को भी कंप्लीट करेंगे एंड एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू लर्न एज वेल. फेयर इनफ, ये स्टेटमेंट सही है. रीज़न देखो क्या दिया है. These techniques are used to identify a weak learner and to separate him or her from the rest of the members of the group for taking special care of him or her. Now, ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि ये क्या बोला गया है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप जब यहाँ तक आओगे तो आपको लगेगा फॉर टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ हिम और हर. थोड़ा सा एक पॉजिटिव लगेगा, बट दिस मेक्स नो सेंस. आप यहाँ ऊपर कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव टीचिंग के बारे में बात कर रहे हो. क्या हम लोग कोऑपरेटिव मेथड का इस्तेमाल इसलिए करेंगे कि वीक बच्चा पहचान जाए और फिर उसको हम लोग अलग कर दें, भले ही उसको स्पेशल केयर दें, लेकिन क्लास से अलग करके कोई भी टीचिंग आप नहीं करा सकते हो. तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट. बड़ी ही आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा. सितंबर 2024 में आपसे एक रिपीटेड टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट पिजन एंड क्रियोल. यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि ये ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार आपके एग्जाम में अपीयर करते हैं, तो मेक श्योर आपको इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाय हार्ट हो. बिफोर लुकिंग एट द ऑप्शंस आपको क्लियर होना चाहिए कि पिजन एंड क्रियोल क्या है. व्हेन देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीकर्स, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि सपोज देयर आर टू लेबरर्स जो दुबई में काम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने का, एंड दे आर वर्किंग देयर. वन इज अ बिहारी पर्सन एंड वन इज एन अफ्रीकन पर्सन. इससे इसकी भाषा नहीं आती है, बिहारी पर्सन को अफ्रीकन भाषा नहीं आती है. तो हाउ आर दे गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दे आर गोइंग टू डेवलप अ न्यू कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, जो कि काफी सारे लैंग्वेजेस से बन के मिली होगी कि इंग्लिश का कोई टुकड़ा मिला लिया, कोई हिंदी का मिला लिया, अफ्रीकन का कोई टुकड़ा मिला लिया, एंड आपकी एक नई भाषा बिल्कुल तैयार हो जाएगी जिसे हम पिजन कहते हैं. पिजन जब पूरी तरीके से बार बार बोलकर इवॉल्व कर जाती है तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्रियोल. क्रियोल एक फुल्ली स्टेबल एंड फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेज होती है जिसकी खुद की वोकैबुलरी एंड ग्रामर बन चुकी होती है. सो पिजन एंड क्रियोल बेसिकली हम लोग ऐसे ही सेटअप्स में देखते हैं जहां पर दो स्पीकर्स हैं एंड उनकी जो कॉमन भाषा, जो नेटिव भाषा है वो कॉमन नहीं है. सो दे एंड अप डेवलपिंग अ न्यू लैंग्वेज, अ प्रॉपर लैंग्वेज जिसको वो लोग फुल्ली स्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस क्या कहते हैं. क्या पिजन एंड क्रियोल आर स्पोकन बाय द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो ये बात बिल्कुल सही है. मोस्टली ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं ऑफ मेकिंग अ कंप्लीट न्यू लैंग्वेज वो आपको कॉलोनियल सेटअप एंड ट्रेड रिलेशंस एंड वर्किंग कंडीशंस में ही देखने को मिलती है, वेयर द स्पीकर्स आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द अदर स्पीकर. देन न्यू लैंग्वेजेस इन देयर ओन राइट. क्या ये न्यू लैंग्वेजेस हैं? बिल्कुल सही. हम लोग एक बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के एलिमेंट्स को मिला के, तो ये भी सही है. डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लिंग्विस्टिक क्राइसिस. सही बात है. जब इन दोनों को भाषा नहीं आ रही है एक दूसरे की एंड दे वांट टू कम्युनिकेट, तो डोंट यू थिंक कि एक लिंग्विस्टिक क्राइसिस है, इन द नीड ऑफ कम्युनिकेशन यू आर डेवलपिंग अ थर्ड लैंग्वेज. तो ये तीन ऑप्शंस करेक्ट है. पर सेकेंड वाला ऑप्शन देखो, दिस पिजन एंड क्रियोल हैज बीन रिटन एज द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ अदर लैंग्वेज. तो ये बिल्कुल भी लिंग्विस्ट्स नहीं मानते हैं. ये कहते हैं कि ये दोनों भाषाएं जो होती हैं, जो ओवर द टाइम आप फुल्ली स्टेबल बना देते हो, ये डिस्टॉर्टेड वर्जन नहीं होती है, ये न्यू वर्जन है ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेजेस. उस ओरिजिनल भाषा को आप कहीं से डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हो. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. June 2023 में you have been asked this multiple selection question which goes, which of the following points are correct regarding direct method of teaching English in a classroom scenario. आपके सामने 5 points दिए हुए हैं and you have to pick out the correct ones जो direct method की teaching methodology के according बिल्कुल fit बैठते हैं. तो point number A is,
देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द मदर टंग। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, बिकॉज डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड जहां पर किसी भी तरीके से आपकी जो मदर टंग होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। इफ यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश, यू टॉक इन इंग्लिश, यू वॉक इन इंग्लिश, आपका जो टारगेट लैंग्वेज का यूसेज होता है वो मैक्सिमम होता है, एंड इन नो वे आपकी जो मदर टंग होती है वो इंटरफेयर करती है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर बी, there is direct connection between the target language, that is English. Learners think in the target language and express in the target language. अक्सर हम लोग जब नॉर्मली अपनी नेटिव भाषा या मदर टंग से इंटरफेयर कराते हैं तो हम लोग सोचते हिंदी में है एंड इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके जो सेंटेंस बनाते हैं तब हम लोग दूसरों के सामने बोलते हैं। टारगेट लैंग्वेज में या डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है। यू थिंक इन इंग्लिश एंड यू स्पीक इन इंग्लिश, टोटल एक्सपोजर टू योर टारगेट लैंग्वेज। पॉइंट नंबर सी, the teaching learning process is carried out in English. आपकी जो टारगेट भाषा है यहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। आप अगर फ्रेंच सीख रहे हो तो यू विल थिंक इन इंग्लिश, यू विल बी एक्सपोज्ड टू लिसनिंग टू फ्रेंच एंड जिस भी भाषा के बारे में बात हो रही है उसी से ही आपका एक्सपोजर होगा। तो ए, बी एंड सी आपके करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे। हम लोग बाकी को भी देखेंगे ताकि हम लोग बेटर समझे। This method is useful in overcrowded classroom situation. तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा, बिकॉज यूजुअली डायरेक्ट मेथड जो होता है ना वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में सुनने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि when the teacher is continuously speaking in English, producing output in the target language, the student is listening and फिर वो उसको replicate करता है। तो ये overcrowded classrooms में तो नहीं possible हो सकता है। This method is based on the principle of doing by learning. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वाला जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो एसोसिएशन के बेसिस पर काम करता है एंड नॉट बाय डूइंग बाय लर्निंग। तो ए, बी, सी आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे एंड दिस इज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। In March 2023, you have been asked this question which says, when a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, the phenomenon is known as. आपका आंसर है फॉसिलाइजेशन, जो कि लैंग्वेज सीखने में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपकी जो ग्रोथ है वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। आप कितना भी कोशिश करते हो एंड कुछ तब भी जाके आप कुछ गलतियों को या कुछ एरर्स को ओवरकम नहीं कर पाते हो। आई गेव यू दिस एग्जांपल कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश अच्छे से बोलने आ भी जाती है, तब भी वो लोग फॉल्स को फाल्स बुलाते हैं, वर्ड को वाट बुलाते हैं, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्ट्रीट को स्ट्रीट बोलते हैं। तो ये कुछ फॉसिलाइजेशन या एरर्स होते हैं जो आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को सीख रहे हैं, लेकिन कितना भी आप उसको अच्छा सीख जाएं, कुछ आपके ब्लॉकेज या कुछ स्टक आपके एरर्स ऐसे हो जाते हैं जिसको आप ओवरकम नहीं कर पाते हो, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फॉसिलाइजेशन। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। जून 2019 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जो आप लोग से तभी बनेगा जब आपने लिंग्विस्टिक्स की सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा होगा। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड टर्म्स इज करेक्ट इन इट्स एक्सप्लिकेशन। अब आपका यूजीसी नेट आपको भारी भारी शब्द देकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आपका इस शब्द का कोई खास मतलब नहीं है, आपको बस करेक्ट टर्म आप ढूंढ के निकालना है। सो फोनोलॉजी इज द सिस्टम ऑफ साउंड सिस्टम, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमें पहले ही अपना आंसर मिल जाता है, लेकिन हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी जरूर से देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। सिम्योलॉजी को इन्होंने बताया है ऑर्डरिंग ऑफ स्पीच साउंड्स, जो कि बिल्कुल गलत है। सिम्योलॉजी आपकी एक ऐसी ब्रांच होती है लिंग्विस्टिक्स के अंदर जिसमें आप लोग साइंस एंड सिस्टम्स एंड सिंबल्स किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देन वी हैव एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी एक ऐसा आपका टर्म होता है जो शब्दों की ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि ये शब्द आपके कैसे जन्मे हैं, कौन सा इसका रूट वर्ड है, कहां से इसको लिया गया है। सो एटिमोलॉजी आपकी वो फील्ड होती है। वी हैव मॉर्फोलॉजी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स। तो मॉर्फोलॉजी शब्द से तो रिलेट करता है, बट आपके शब्दों के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है मॉर्फोलॉजी की। कोई भी पर्टिकुलर आपका शब्द है तो वो किन किन शब्दों को जोड़कर बना हुआ है, उसमें आप ऐसा क्या ऐड कर देंगे तो उसका जो टर्म है वो किस तरीके से उसकी ग्रामर बदल जाएगी, उसका मीनिंग बदल जाएगा। ऐसी सब चीजें हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर है फोनोलॉजी, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सब आपके करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, एंड आंसर नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर।
July 2018 में you have been asked this multiple selection question which says in the mechanical drill method of second language acquisition आपको यहाँ पर 4 statements दिए हुए हैं and from out of them you have to pick 2 according to your options. तो आप लोग मैकेनिकल ड्रिल मेथड के बारे में जानते होंगे जो ऑडियो लिंगुअल मेथड का ही एक टाइप है जो आपकी प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज कराता है थ्रू रिपीटिशन एंड ड्रिल्स। जहां पर ड्रिल लिखा आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लोग बार बार आपको ड्रिल कराते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज की इसको ऐसे ही आपको प्रोनाउंस करना है, इसमें किसी भी तरीके के ऑल्टरनेशंस नहीं होने चाहिए एंड ड्रिल करा के हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू वो आपको लैंग्वेज सिखाकर चले जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड एंड थर्ड। क्यों? द लर्नर्स रिस्पॉन्स इज टोटली कंट्रोल्ड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर एंड मैकेनिकल ड्रिल मेथड के अंदर आपका लर्नर जो कुछ भी सीख रहा है वो टोटली कंट्रोल्ड होता है, वो किसी भी तरीके से मिस्टेक्स नहीं कर सकता है, वो किसी भी तरीके से अपना प्रोनाउंसिएशन उसमें ऐड नहीं कर सकता है। यू हैव टू हैव द नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन एंड बहुत ही करेक्ट आपके बात करने का तरीका होना चाहिए। सो इस वजह से जो लर्नर का बात करने का वे होगा उसको टोटली कंट्रोल किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द आइटम बाय द लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड। आप जिस लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरीके से बार बार ड्रिल के थ्रू सीख रहे हो उसकी आपने ग्रामर सीखी या नहीं, उसका स्ट्रक्चर आपको पता है नहीं, आपको उसका मीनिंग पता है या नहीं, कॉम्प्रिहेंशन आपकी कहाँ गई, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। यू जस्ट बिकम एक्सट्रीमली फ्लुएंट एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडियो लिंगुअल मेथड और मैकेनिकल ड्रिल मेथड एंड यहाँ पर आपके कॉम्प्रिहेंशन से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। हेंस आपका सेकंड एंड थर्ड करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। December 2021 में you have been asked this question which says which of the following words refer to a sound that is associated with a particular meaning। आपके इन चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सी ऐसी साउंड है जो एक पर्टिकुलर मीनिंग को डिनोट करती है। योर करेक्ट आंसर इज फनस्थीम। फनस्थीम हमें एक ऐसी साउंड को हम लोग बुलाते हैं या ग्रुप ऑफ साउंड्स को बुलाते हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ड को डिनोट करती हैं जिसका एक साथ एक रूट मीनिंग होता है। जैसे कि अगर मैं वर्ड बोलूं आपका ग्लो, देन आपका वर्ड हो गया ग्लिटर, देन आपका वर्ड हो गया ग्लीम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीनों आपके शब्द हैं वो लाइट नाम के किसी आइडिया को डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि चमक। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो एक ही टाइप के वर्ड्स को डिनोट करती हैं। तो ये जो जी एल ग्ल की आवाज आ रही है उसको हम लोग फनस्थीम कहते हैं। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। March 2023 में you have been asked this question which says the science that systematically studies the function of signs is known as। we have studied this। एक ऐसी आपकी फील्ड इन लिंग्विस्टिक्स जो आपके साइंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में बात करती है, इंटेंशनल एज वेल एज अनइंटेंशनल मीनिंग के बारे में बात करती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, किस तरीके से वो उससे मीनिंग निकालती है, क्या कनेक्शन होता है एक साइन का उसके सिंबल से या फिर उसके रेफरेंस से, उसको हम लोग पढ़ते हैं सेमियोलॉजी के अंदर विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सेमियोटिक्स। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन सेमियोटिक्स एंड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में वर्ड्स और उनके मीनिंग के बारे में बात की जाती है, लेकिन एक ऐसी फील्ड जहां पर आप साइंस एंड सिंबल्स को भी इंक्लूड कर लेते हो और उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने लगते हो, वो आपके सेमियोटिक्स में आ जाता है। फर्डिनेंड de Saussure एंड चार्ल्स सैंडर्स पियोसे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पर्सन, या फिर इनको प्रोपोनेंट बोलेंगे आपके सेमियोटिक्स की फील्ड के, जिसके अंदर इन्होंने सिग्निफायर, सिग्निफाइड, आइकन, इंडेक्स, सिंबल जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड आपको आंसर भी क्लियर है कि सेमियोलॉजी और सेमियोटिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद योर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। अक्टूबर 2023 में आपसे अगेन पूछा गया है एक रिपीटेड क्वेश्चन। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं जहां पर आपके लिंग्विस्टिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के डेफिनेशंस यहां पर रखकर पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा फोनेटिक्स है, कौन सा फोनोलॉजी है, कौन सा सिमेंटिक्स है, कौन सा आपका सेमियोटिक्स है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स जिसको हम लोग जानते हैं एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स इन पर्टिकुलर कम्युनिकेशन और अ लैंग्वेज, उसको हम लोग सेमियोटिक्स बोलते हैं एंड ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है।
दिसंबर 2019 में पूछा गया है आपसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. डायलेक्ट्स आर ब्रॉड रेंज ऑफ सोशल एज वेल एज रीजनल वेरिएशंस. तो डायलेक्ट आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम लोग एक ही भाषा को रीजनल वेरिएशंस की वजह से अलग अलग तरीके से बोलते हैं. व्हेन आई टॉट यू, आई टोल्ड यू कि इंग्लिश भाषा के पूरे 160 डायलेक्ट्स हैं आपके जिन जिन जगहों पर इंग्लिश बोली जाती है. एंड अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में भी हिंदी भाषा को अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं अपने रीजनल इन्फ्लुएंस की वजह से. तो जब भी किसी भाषा के ऊपर, एक ही भाषा के ऊपर आपको अलग अलग वेरिएशंस एंड वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को सही बताता है. तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट. पॉइंट नंबर आर हमसे कहता है डायलेक्ट डिस्क्राइब्स वेरिएशन नॉट ओनली एट द फोनोलॉजिकल लेवल. फोनोलॉजिकल लेवल हम लोग ने पढ़ा है जो साउंड से रिलेटेड होता है, बट ऑल्सो एट द लेवल्स ऑफ लेक्सिस एंड सिंटैक्स. ऑफ कोर्स हम लोग ने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि जब डायलेक्ट में डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं तो वो सिर्फ आपके साउंड के लेवल पे नहीं होता है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग बनते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो. तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट बैठेगा. बट आपका जो स्टेटमेंट नंबर ए है एंड स्टेटमेंट नंबर आर है उसके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. दोनों आपस में करेक्ट है, बट आर विल नॉट बी अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. March 2023 में you have been asked this question which says second language is. आपका आंसर है पॉइंट नंबर 3 which says any language other than the learner's native language or mother tongue. जब भी कोई बच्चा अपने चारों तरफ के environment से जो पहली भाषा सीखता है उसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज कहते हैं या फिर उसकी मदर टंग कहते हैं. इस भाषा को सीखने के बाद जो दूसरे नंबर पर वो जिस भाषा को सीखता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज. जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेकेंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज अदर देन द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग. हमेशा ये रूल होता है कि आप अपनी मदर टंग के बाद जिस लैंग्वेज को सीखते हो उसको सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा मिला होता है. इससे ये मतलब नहीं है कि ये सेकेंड लैंग्वेज कम इंपॉर्टेंट हो गई या फिर आप इसका कम इस्तेमाल करेंगे या फिर जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज यूज्ड बाय सेकेंड जनरेशन लर्नर. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो भाषा जो आप नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज के बाद सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज. मैं आपको इंडियंस के केस में इसका एग्जांपल दे दूंगी कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियंस की जो पहली भाषा होती है जैसे हम लोग की हिंदी होती है उसके बाद हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज. तो इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज बन जाती है एंड दिस इज व्हाट द आंसर इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. मार्च 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज इंटीग्रेटिव मोटिवेशन रेफर्स टू. मैंने आपको कई सारे टाइप के मोटिवेशन पढ़ाए हैं जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, रिजल्टेटिव मोटिवेशन, जिसमें से इंटीग्रेटिव मोटिवेशन एक ऐसा मोटिवेशन होता है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड कल्चरल एनरिचमेंट. आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल व्हिच आई वुड लाइक टू रिपीट कि सपोज करिए कि मुझे अगले महीने चाइना की एक ट्रिप लगानी है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ी सी चाइनीज बोलना सीख जाऊं जिसकी वजह से आई विल स्टार्ट लर्निंग अ डिफरेंट लैंग्वेज जो कि होगी चाइनीज. अब ये चाइनीज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं सीख रही हूं. आई एम ऑल्सो लर्निंग चाइनीज कि वहां पर जाकर मैं चाइनीज लोगों से इंटरैक्ट कर पाऊं, उनका कल्चर जो है वो समझ पाऊं, उनकी कम्युनिटी में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड हो जाऊं. आई हैव गिवन यू द कीवर्ड ब्लेंड जो आपको इंटीग्रेटिव मोटिवेशन में इस्तेमाल करना है कि जब आप किसी भाषा को सिर्फ अपने पर्सनल रीजंस या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ना सीख के उस कम्युनिटी में ब्लेंड होने के लिए, उसके कल्चर में ब्लेंड इन होने के लिए सीखते हैं, उसे हम लोग इंटीग्रेटिव मोटिवेशन कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now that was a beautiful session of linguistics and pedagogy. You saw for yourself कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन से एंड हाउ डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इफ एट ऑल आप इनको बेसिक से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल डिटेल में लेक्चर बाय लेक्चर तो मेरे कोर्स को जरूर से चेकआउट करिएगा along with my other courses as well. And if at all you want to practice questions year wise and section wise before your exam, तो you should be a part of our PYQ test series जो आपको हेल्प करेंगे in practicing the questions on digital screen. आप इसका फ्री ट्यूटोरियल चाहते हो तो अभी ही हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे बच्चों को PYQ टेस्ट सीरीज के सेट्स मिलते हैं जो वो प्रैक्टिस करके अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं. I'm going to meet you up next in yet another PYQ practice session. Until then, bye and take care.